सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। अच्छी खबर यह है कि चूँकि इसी एक मौजू पर आरफीन नामा में तफसीली सेशन कर चुका हूं और वो सेशन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी कायनात का चक्कर भी लगा रहा है, वायरल भी हो चुका है। इसलिए डुप्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए आज एक ख़त आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह का शुक्र है, 100,000 शुक्र है पाक परवरदिगार आलम का, एक मरतबा फिर आलम अरवाह से खतूत की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुलाहिज़ा कीजिए, ये पहला ख़त बोल टेलीविज़न की स्क्रीन पर जन्नतुल फिरदौस से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक ख़त। बरखुरदार आरफीन, उम्मीद है वहाँ सब खैरियत होगी। जब से दुनिया फ़ानी से मुंह मोड़ा है कोई ख़बर वहाँ की मिलने ही नहीं पाती। जितने अइज़्ज़ा व अहबाब थे सब खाक बसर हुए। परवरदिगार सबकी रूहों को ठंडक बख्शे। पिछले दिनों मेरे शहर कराची से आए कुछ मरूमीन से मुलाकात हुई। पूछने पर मालूम हुआ कि वहाँ का हाल कुछ अच्छा नहीं। अब न वो ट्राम की सवारी है, न ही साफ शफाफ कुशादा सड़कें। अहबाब बताते हैं कि मुफलिसी और नादारी तो पहले ही किसी नाम नेहाद तब्दीली की सूरत पंजे गाड़े बैठी थी। अब तो बेरोज़गारी का एक सैल रवां है जो कराची वालों को अपने साथ अब बहाए लिए जाता है। एक मौसूफ बताते हैं कि उनकी मौत किसी इन्हिदामी ऑपरेशन की खबर से हुई जो वहाँ कराची में तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए किया जा रहा था। हैरत की इंतहा न रही कि मेरा शहर और तजावुज़ात। उसी वक्त सोचा कि तुमसे इस बाबत मालूमात हासिल करूं। जिक्र करने वाला कहता था कि बरस कब्ल उसने कर्जा उधार करके एक दुकान अलादीन पार्क नामी किसी जगह बसाई थी, जिसके तुफैल उसके आंगन में बच्चों का रिज़्क़ उतरता था और ज़िंदगी की गाड़ी रवां दवां थी। दावा उनका यह भी था कि कोई सरकारी महकमा सूबाई और शहरी समेत ऐसा न था जो मुख्तलिफ मदों में पैसे वसूल न करता हो। जाने कायद, ज़रा लिख भेजो इस बात में कितनी सदाकत है कि गुज़िश्ता दिनों इस जगह पर इन्हिदामी कार्रवाई से कई घराने फाकों तक जा पहुँचे। बताते हैं कि रियासती रिट की बहाली इस अमल का मूजिब थी। हैरत में हूँ, अगर ये सब सच है तो क्या वाकई पाकिस्तान इतना ही बदल चुका? क्या वाकई कानून की अमलदारी अब सिर्फ गरीबों, बेकसों और नादारों पर होगी? तजावुज़ात बज़ाते खुद एक फ़ेल गलत सही, मगर इस काम को होता देखकर आंखें मूंद लेने वाले कैसे सही हो सकते हैं? हुकूमत कहाँ थी जिस वक्त ये काम हुआ? रियासत को होश क्यों ना आया जब कराची को माले गनीमत की तरह बांटा जा रहा था? कानून क्या कर रहा था और इसके रखवाले किस मसरूफियत में थे कि ये नौबत आन पहुंची? यह भी मालूम हुआ कि इन्हिदामी अमल का रुख सिर्फ गरीब की कुटिया या उसकी छाबड़ी तक ही है। मोअज़्ज़िज़ीन कहलाने वाले, अपनी आज़ादी की कस्में खाने वाले इस अमल के यकतरफा होने का कोई जवाब नहीं रखते। क्या वाकई ऐसा है? शहर की ज़मीन बिक गई, कब्ज़ा हो गई और सियासत के जगादरी मुंह में घूंघनियाँ डाले एनआरओ के मज़े लूटते रहे। किसी को तौफीक न हुई कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता। वो जिनका काम कवानीन की अमलदारी को यकीनी बनाना था, क्यों कर न उन्हें यह ख्याल आया कि बुलडोज़र पहले किसी ज़मीनी खुदा के सीने पर चलाएं ताकि लोगों को इबरत हो। वक्त शायद वाकई बहुत गुजर गया है, या शायद मैं ही सन 1948 वाली फरसूदा सोच पर कारबंद हूं कि मुझे इस यकतरफा अमल का कोई जवाज ही नहीं सूझता। हालांकि मैं भी इसी शोबे कानून से वाबस्ता रहा, लेकिन हैरत है मुझे कभी इस किस्म के अछूते या फिर बईद अज़कुल मंसूबे न सुझाई दिए। वो रियासत जो लोगों को सर छुपाने के लिए घर नहीं दे सकती, वो हुकूमत जो लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे सकती, और वो कानून जो गरीब को इंसाफ नहीं दे सकता। क्या हक है हमें उसे इस्लामी कहने का, उसे अपना कहने का? बातें बहुत हुई, अब जाना होगा। वस्सलाम। ये ख़त इसके कंटेंट से इख्तिलाफ
कोई भी कर सकता है। ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं, ये क्रिएटिव राइटिंग का एक छोटा सा नमूना है जिसमें बेशुमार उयूब अगलात की गुंजाइश यकीनन होगी। लेकिन अगर कोई कहीं बैठा हुआ किसी चक्कर में है, किसी जुगाड़ में है कि कोई केस ठोकेगा, तो मैं उसको ये पहले से बता दूं कि इसे क्रिएटिव राइटिंग पर किसी तरह की आप इस तरह की कोई कोशिश कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इंतहाई हुदूद और क़ुयूद को, उसकी पाबंदियों को मद्देनज़र रख करके की गई है। मेरा आज का फतवा मैंने वेव कर दिया इस मौजू की हसासियत के पेश नज़र। जिसको इस मामले पर मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट जानना है, मेरा अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल आरफीन नामा, उस पर इस हवाले से कंप्रीहेंसिव वीडियो मौजूद है, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन नेशनल टेलीविज़न पे हूँ, मेरे साथ शूमी किस्मत, मेरे साथ मोहतरम जनाब नईम कुरैशी एडवोकेट, सदर कराची बार एसोसिएशन। लेकिन बताया गया है कि उनकी तबीयत कुछ नासाज थी। हम इसी बात को हक गर्दानते हैं, इसी बात को सच समझते हैं, ऑल्दो के ये मौजू ही ऐसा है कि इस पर ज़ाहिर है कि लोग कतराया ही करते हैं। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराने की जिसारत करूँगा। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है मोहतरम बिलाल अहमद गफ़्फ़ार साहब, MPA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। सर आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। आजिज़ द ग्रेट धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मारूफ रहनुमा हैं, हमें थोड़ी देर में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ज्वाइन कर ही लेंगे। और किसी कानूनदान की कमी को पूरा करने के लिए हमने 11th आवर कॉल दी मोहतरम बैरिस्टर अली ताहिर साहब को, सीनियर कानूनदान हैं, उनका रुख रोशन थोड़ी देर में इंशाअल्लाह जलवा अफरोज़ हो ही जाएगा। जब तक आप मुझसे और बिलाल अहमद गफ़्फ़ार साहब से काम चलाएं। बिलाल साहब कैसे हैं सर? जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो आज दावत दी। सर आप शुक्रिया कह रहे हैं, ये आपका हुस्न ज़न है, लेकिन दरहकीकत मैंने आपको फंसा दिया है। सर मौजू इतना हसास है, इस मौजू पर बात करते हुए अपनी हुदूद व क़ुयूद को भी देखना है। हमें यह भी देखना है कि कहीं हम खुदा न खास्ता लिमिटलेस जा कर के कोई बात ना करें, क्योंकि मामला कानून का है, कानून नाफिज करने वाले इदारों का है। लेकिन सर मामला एट द वेरी सेम टाइम उन लाखों करोड़ों लोगों का भी है जो बेचारे इस जमहूरियत की चरागाह हैं, जिन्हें हम जमहूर कहते हैं, जो हर 5 बरस बाद अंगूठा लगाने के काम आते हैं। कभी पीपल्स पार्टी से जूता खाया, कभी नून लीग से, कभी PTI से, कभी MQM से ठगे गए, और उसके बाद फिर कभी किसी और ने अपना नज़ला गिरा दिया। सर तजावुज़ात का खात्मा खुशाइंद है, लेकिन इस मर्तबा भी अनफॉर्चुनेटली निशाना गरीब की कुटिया है। बुलंद मकाबिर अभी भी बुलडोज़रों की पहुँच से दूर हैं। वो साहब लोग जिन्होंने ये पूरा कांड रचाया, बुलंद मकाबिर में चाय कॉफ़ी का कप लेकर के हंस रहे हैं हम पर, क्या फरमाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट इश्यू रेस किया है और मैं आपकी इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप बड़ी खुल के बात करते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहा है, उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो हमें ये मालूम करना ज़रूरी है, और उन इदारों का, उन ऑफिसर्स का, उन ज़िम्मेदारों को आज हम का जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको हम सामने लेकर आएँ कि जिनकी वजह से ये सारा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, चाहे वो लीज हो या बहुत फेमस जो चाइना कटिंग का जो कॉन्सेप्ट कराची में लाया गया, वो ऑफिसर्स चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हों, चाहे वो KDA के हों, DMC के हों, KMC के हों, कि जिन्होंने ये जाली लीजें या इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी। और इसमें बेचारा कौन पिसा, जिसने अपनी रोज़ी जो बचत करके, जो उसकी सेविंग से उसने कोई घर लिया, दुकान ली या कोई अपार्टमेंट लिया, और साथ साथ वो बिल्डर्स भी जिन्होंने NOC के लिए या रिश्वत दी या अपने नक्शे पास करवाने के लिए, इदारों को नक्शे पास करवाने के लिए कोई इल्लीगल मीन्स यूज़ किया। तो ये तमाम लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं और हमें ये ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए। आज मैं आपके चैनल से सवाल पूछता हूँ कि 30 साल 40 साल से वो कौन ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ आज तक क्यों एक्शन नहीं हुआ? अब मैं आज आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सूबा सिंध का सबसे करप्ट तरीन इदारा है। जहाँ पे GR+2 की इजाज़त है, वहाँ GR+6 और GR+12 की इजाज़त दी जाती है। कोई मास्टर प्लान नहीं है। पूरी दुनिया में आप कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी देख लें तो मास्टर प्लान के बगैर कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। अब मसला ये है कि जो कराची की जो ओनरशिप किसी ने नहीं ली, जो कराची के साथ खिलवाड़ हुआ,
और इसमें जो तमाम जो पिछले जो स्टेक होल्डर्स थे वो सब के सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप देखें कि जो पार्क्स थे या एमिनिटी प्लॉट्स थे, आपने जो चीफ जस्टिस के भी रिमार्क्स सुने होंगे कि उन पे या तो प्लाजास बन गए हैं या उनमें कुछ और गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो गई है। लेकिन सवाल वही बनता है कि जिन लोगों ने उनको इजाज़त, सवाल तो और बहुत से हैं सर। इंशाल्लाह एक आखिरी में बात आपके, आप आगे चलें कि ये मालूम करें कि 18वीं तरमीम के बाद ये सारे अख्तियारात किसके पास हैं, और वो जो मिनिस्ट्रीज हैं या वो जो केएमसी के ऑफिसर्स हैं या डीएमसी के ऑफिसर्स हैं या केडीए के ऑफिसर्स हैं, वो किसके मातहत हैं? सर आपने याद किया और यूं समझिए कि चले आए। बशीर सिद्दीकी साहब का एक साउंड बाइट हमारे पास मौजूद है, डायरेक्टर लैंड, ज़रा सुनिए इसे, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के हवाले से क्या व्यू पॉइंट रखते हैं। ताला भला करे चीफ जस्टिस साहब का कि उन्होंने एक ऐसा खूबसूरत ऑर्डर किया कराची को खूबसूरत बनाने के लिए कि अब कराची में जितनी भी कब्ज़ा माफिया है, जो कि चाइना कटिंग करती थी, जो कि पार्कों पे कब्ज़ा करती थी, जो कि नालों पे कब्ज़ा करती थी, जो कि एमिनिटी प्लॉट पे कब्ज़ा करती थी, ये जो ऑर्डर है ये फॉर एवर हो जाएगा। अब उनकी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि ऐसे पार्कों पे, नालों के ऊपर, एमिनिटी प्लॉट के ऊपर, एसटी प्लॉट पे कब्ज़ा करें। जिस काम से हमेशा चिढ़ता था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो काम कभी भी नहीं होने दिया। सरकारी नौकरी से नफरत थी। झूठ बहुत बोलना पड़ता है, इसका इस साउंड बाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो ट्रांसफ़र हो जाता है, आप कितने बड़े फन्ने खान हो, एक 2 पैसे का आदमी आपको इधर से उधर कर देता है। अच्छा हुआ कि मैं वहाँ नहीं हूँ। लेकिन बशीर कुरैशी साहब डायरेक्टर लैंड, ये भी अच्छा हुआ कि मैं इनके पास नहीं था। मेरा सिर्फ गुर्गा इनके पास गया था, वरना मैं इनकी वहीं नज़र उतारता और मैं इनसे ये पूछता कि ये जो बात कर रहे हैं, मैं अकेला इस एक टॉपिक पर 2 घंटे बात कर सकता हूँ, अकेला, मुझे किसी मेहमान की ज़रूरत नहीं है। इतने सबूत और शवाहिद मेरे पास ज़रूर मौजूद हैं, और सबूत और शवाहिद टू एलविस, सबूत और शवाहिद, ज़रूरत किसकी है? ज़रूरत किसको है? कराची को जिसने बेड़ा गर्क किया वो जमहूरियत का नकाब ओढ़े इस वक्त भी दिहाड़ी लगा रहा है, उससे नफीस नाम दे करके हुकूमत चलवाई जा रही है। एक लूली लंगड़ी काड़ी भेड़ी जेड़ी हुकूमत चलवाई जा रही है। उनके सारे केसेस के ऊपर पांव रख करके एक इदारा खड़ा हुआ है कि अगर उधर वो इधर उधर हो जाते हैं। ये देखिए भाई, जन्नत में डायरेक्ट आप लोगों का 400 गज का प्लॉट है पीसीआर में। ये जो डायरेक्ट आपने काम किया, ये हरकत फरमाई है। मलिक रियाज के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए ये तीनों हजरात खुद चल करके गए, अपनी गाड़ी में फ्यूल जला करके, वहां जाकर के उन्होंने बैठ करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस दागी। कहा जा सकता है कि एक अवामी इशू था, ओके, मैं नीयत पर भी शक नहीं करता। आखिरी मर्तबा कभी कराची वालों को याद है कि ये तीनों या इनमें से कोई एक कराची प्रेस क्लब पर बिजली की अदम फराहमी पर किसी वक्त जाकर के और बात करने का गुनाहगार हुआ? कोई एक वाकया अगर आप कोट कर सकें तो मैं आपकी गुलामी लिखता हूं। जमहूरियत के नाम पर दिहाड़ियां लगाने वाले ये कह रहे हैं एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आपस में पिंग पोंग खेल रहे हैं और समझ रहे हैं कि सारे वही हैं, वो जो मैं टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ करके नहीं बोल सकता। पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये लीज हमने नहीं दी, जिसने दी है वो केएमसी है, केएमसी से पूछो। पीपल्स पार्टी के जवाब में एमक्यूएम कहती है कि जी हमने नहीं किया। और तो और बेचारा वसीम अख्तर, जिसे मैं मजबूर अख्तर या लाचार अख्तर भी कहता हूं, जिससे कभी भंगी कंट्रोल नहीं हुए केएमसी के, उसकी हरकत देखो। वो बाकायदा कल बैठ के शगुफा सुना रहा है, मैंने आरफीन नामा में उनकी नज़र भी उतारी है। वो कह रहे हैं कि जी तजावुजात करवाने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस हिसाब से तो एमक्यूएम के तमाम लोगों पर बुलडोजर फेर देना चाहिए। नाजायज कब्जा, चाइना कटिंग, मैं नहीं कह रहा, एजेंसियों पे केस करो, एजेंसियों ने सब कहा है तुम्हारे बारे में। कराची शहर में किसी के पांव से कोई चप्पल चोरी हो जाती थी, एक अखबार एमक्यूएम का नाम लेकर के बिकता है। कितने टेलीविजन एंकराने कराम इसके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम कर चुके, लेकिन अभी तक किसी इदारे की जानिब से एमक्यूएम के लोगों की कोई तलबी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जी जिन लोगों ने ये किया उनके ऊपर एफआईआर काटी जाएगी। इससे बड़ा मजाक इस सदी में हुआ है, ना हो सकता है। पीर मजहरुल हक साहब के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जब वो मिनिस्टर थे एजुकेशन के, 5000 लोग रोजगार देने के इल्जाम था, लेकिन ये रोजगार इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया था। इस पर नैब की पेशियां उन्होंने भुगती, बहुत सारी केसेस हुए, उसके बाद क्लीन चिट देकर के उनको घर पे बिठा दिया गया। और आज भी वो लोग जिनकी भर्तियां हुई थी, वो प्रेस क्लब पर जूते खाते फिर रहे हैं। यह है पाकिस्तानी जमहूरियत का हुस्न।
सबको पता है किसने किया, सबको पता है किसने खाया, किसने कमाया। लैंड डिपार्टमेंट वहां गया, जाकर के अपनी जो है वो जिम्मेदारियों को अपने तौर पर पूरा करके आया, लेकिन सिर्फ शॉपिंग एरिया गिरा करके। और वो जो दूसरा पवेलियन एंड क्लब था वो अभी भी बरकरार है। ये ज़रा मैं बिलाल गफ्फार साहब से बात कर लूँ, तब तक वकील साहब से पूछो, वो पैदल तो नहीं आ रहे हैं, कहीं प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो आए। बिलाल गफ्फार साहब, ये मुझे बताइए, सिंध सरकार जो है वो कह रही है कि हमें नहीं पता। आपके जो नफीस लोग हैं, जो बिलावजह नफीस लोग हैं, दर हकीकत वो गैर नफीस लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। सर आपको कुछ पता है? बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि डायरेक्ट आंसर। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो इसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो मसला ये है कि कराची को 30-32 डिपार्टमेंट्स रूल करते हैं। जो कच्ची आबादी का डिपार्टमेंट अलग है, SBCA का अलग है, लैंड रेवेन्यू का डिपार्टमेंट अलग है। तो जो सिंध गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर आते हैं, सारी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, इल्लीगल लीज का जो जिम्मेदार है वो आपका सिंध गवर्नमेंट है। और मैं ये साथ साथ ये भी कहूँगा कि जो KMC DMC की जुरिस्डिक्शन है, जहाँ पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन में, तो वो KMC DMC भी जिम्मेदार है। जिस तरह आप खुल के बात करते हैं, तो मेरी भी आदत कुछ इसी तरीके से है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि वो हर किस्म के ये जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है या गैर कानूनी तामीरात हैं उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन साथ साथ जो इन्वेस्टर है, जो जिसने अपनी सेविंग की हुई है, उसके हक के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर फोरम पे बात ताना दे दिया हक गोई का, तो मुझे एक बात याद आ गई, अगर आप बुरा न माने। जी बोले। आपके दो रहनुमाओं की वीडियो मैं अपने प्रोग्राम में चला चुका हूं, जो बाकायदा लैंड ग्रैबिंग पे कुदरत रखते हैं और बाकायदा पुलिस उनको रेस्क्यू करके ले गई है, वरना पब्लिक ने उनको बहुत मारना था। अगर आप नाम भी जानना चाहें तो मैं वक्फे में नाम भी बताऊंगा। इसका मतलब है कि PTI ऑफिशियली डिसोन करती है इन सारी हरकत को। ठीक है, मैंने आपको शुरू में कहा कि हम हर किस्म के इलीगल जो कंस्ट्रक्शन या गैर कानूनी तामीरात हैं और जो ऐसे जो भी है ना चीज़ें हैं उसके खिलाफ हैं। और हमने तो पब्लिकली बोला है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कराची की बात की, तो कराची के इश्यूज़ पे हमारी हुकूमत के होने के बावजूद PTI के MPs ने कराची इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना दिया था और हमने जो प्रोटेस्ट किया, आज उसके बदौलत एक साल में कराची इलेक्ट्रिक को 500 मेगावाट की बिजली का इजाफा हुआ है। सर मेरा ख्याल है यहीं हम महदूद रखते हैं अपनी गुफ्तगू को। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाज़रीन, मस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब स्टूडियोज़ पहुंच चुके हैं। बैरिस्टर साहब, सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर ये मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे हैं कराची में होने वाली ये जो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ एक डेमोलिशन का प्रोसेस चल रहा है, विच इज़ गुड या काइंड ऑफ गुड, लेकिन इसकी कीमत जो है वो गालिब इम्कान यही है, या अब तक का जो हालात वाक़यात हैं उससे ये पता चलता है कि इसकी कीमत इस मरतबा भी एक मिडिल क्लासियन ने, एक आम आदमी ने चुकानी है, जो अपनी रोज़ी से गया, जो अपने मतलब सारे मामलात से गया। और वो जो लीज़ कराने वाले हैं, वो जो हुकूमतें चलाने वाले थे, वो जो जमहूरियतों के नाम की बांसुरी बजाने वाले थे, वो जो 30-30, 35-35, 40-40 साल से इक़्तिदार का हलवा जमहूरियत के नाम पर खाते ही चले जा रहे हैं, उन दोनों ने तो हाथ झटक दिया। तो फिर कसूरवार कौन, मैं, आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने शो में इनवाइट किया। आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि एक दफ़ा दोबारा आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज हुई और वो जो मगरमच्छ हैं जिन्होंने पैसे लोगों के खाए हैं, जिन्होंने फ्रॉड किए हैं, कोई कनाडा बैठा है, आप भी जानते हैं, नैब के रेफरेंस यहाँ पे पेंडिंग में है, कोई अमेरिका में ट्रक चला रहा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, और जिसका घर टूटा है वो है जिसके पास हुकूमत की वेरीफाइड लीज़ मौजूद है कि हाँ जी ये लीज़ मैंने ली है, SBCA के अप्रूवल भी मौजूद हैं। तो आप तमाम अदारे देख लें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देख लें, SBCA देख लें, आप तमाम ये लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ देख लें, आपको नज़र आता है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। सारों ने दास्ताने पहने हुए हैं। और 184(3) की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं चीफ़ जस्टिस साहब मेरे सपा सलार हैं, मैं इन्हीं अदालतों में पेश होता हूं। ये अदालतें मेरे लिए माँ की तरह हैं, इनकी बेहुरमती करने का मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन डैट बीइंग सेड, मुझे कानून ये ज़रूर राइट देता है कि मैं जजमेंट्स को क्रिटिसाइज़ करूँ। तो जो ऑर्डर्स आए और जजमेंट भी नहीं आई, ऑर्डर्स आए और तमाम डेमोलिशंस का आपने ऑर्डर दे दिया, उसके अंदर चीज़ों को क्लियर नहीं किया गया। अभी भी ये मौजूद है, वो रिपोर्टें तो जमा होती रहेंगी, रिपोर्टें पड़ी रहेंगी, फिर कभी सुप्रीम कोर्ट आके कराची रजिस्ट्री बैठेगी, खुल गया मामला तो खुल गया, 2-4 और गिर जाएंगे, नहीं खुला
तो फिर वही फाइलें उसी तरह वो मिट्टी पड़ जाएंगी और दोबारा कोई दुबई होगा, कोई कनाडा होगा, कोई इंग्लैंड होगा। डेमोलिशन के कुछ प्रिंसिपल्स भी देने चाहिए थे, किस तरह से किया जाए ये एक बड़ा स्क्रूटिनाइज करना चाहिए था। जो एंटी इंक्रोचमेंट ट्राइब्यूनल के जितने भी केसेस चल रहे थे वो सारे विकेट कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए था। जिस बंदे ने लीज दे के अपनी ज़िंदगी की पूंजी जमा करा के वो अपना घर लिया है, आप उसकी माँ बहन बेटी को बाहर घर के नहीं छत गिरा के बाहर नहीं सड़क पे खड़ा कर सकते। ये तो बड़ी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है। मैं तो परेशान हूँ कि ये जिन लोगों के घर गिरा दिए गए हैं, जिन लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया, हालांकि इनकी कोई गलती नहीं थी, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो उस ऑर्डर के बड़े ख़तरनाक आए हैं। और मैं नहीं समझता कि वो जो ऑर्डर है वो कानून के अंदर भी पूरी तरह से सस्टेनेबल है। हाँ, इतनी बात मैं कह दूं, है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मानना पड़ेगा, मानना मुझे भी पड़ेगा, मानना आपको भी पड़ेगा, हर शहरी हर हुकूमती ओहदेदार को वो हुक्म मनोवन तस्लीम भी करना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। लेकिन इस बात को कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक दफ़ा दोबारा सेठ का पैसा बच गया, उसका अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, उसको हथकड़ी नहीं लगी, वो वहीं पे बैठे हुए हैं सारे के सारे। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पे डाल देती है। सर, बैठने पे मुझे याद आया कि आजिज धामरा साहब देर से बैठे हुए हैं। आजिज धामरा साहब, सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ सर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद एक मरतबा फिर कहूँगा ताकि आप मुतमईन हो जाएं। लेकिन सर पूछना ये था कि ये जमहूरियत का ये कैसा सफ़र है जिसमें जमहूर को कभी महंगाई, कभी कसाद बाजारी, कभी अफलास, कभी किसी और चक्की में पीसा जाता है। लेकिन खुशी की खबर ये है कि जमहूरियों को चलाने वाली या वो सियासी जमातों को चलाने वाले जुगाड़िए, वो बड़े बड़े मगरमच्छ, वो भी इस मरतबा बच गए। पिसा है तो एक आम महरूम तबका, वो तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी सियासी जमात की प्रायोरिटी लिस्ट में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नूरुल आरिफीन साहब, पहली बात तो आप कह रहे हैं कि जमहूर और जमहूरियत ये दोनों लाज़िम और मलज़ूम चीज़ें हैं। नो डाउट कि इस मुल्क के अंदर जमहूर के लिए किसने कितना सोचा, और जो पार्टी हुकूमत में आई है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके जिन जिन पार्टी के अदवार रहे हैं उनका हिसाब किताब, उनका सवाल ज़रूर उनसे पूछना चाहिए, जिस तरह पीपल्स पार्टी थर्ड टाइम सिंध में भी है। इससे पहले 5 साल गवर्नमेंट में रही पीपल्स पार्टी 2008 से 2013 तक, उसमें रिफॉर्म्स आए, उसमें आइन का असल हुलिया जो था वो 18th अमेंडमेंट में बहाल किया गया, सूबों को स्ट्रेंथन किया गया। वो अलग बात है कि उस पर अमल कितना हो रहा है वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद जब सूबाई गवर्नमेंट आती है, ये जो अभी इंक्रोचमेंट का इशू है ये बिल्कुल जेन्युइन इशू है, आम इंसान का, आम लोगों का और जमहूर का इशू है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के जो फाइनेंशियली सूरत हाल है वो कभी आइडियल नहीं रही, इसमें आमरत के भी दौर होते हैं, मगर बदकिस्मती से हम सिर्फ आइडेंटिफाई करके उन अदवार को जो है वो तनकीद करते हैं जो 18 माह की हुकूमत में आके फिर घर भेज दिए गए, जो 30 महीने के हुकूमत के बाद फिर घर भेज दिए गए, मगर वो 10-10, 12-12 साल की हुकूमत जो थी उनको हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं या मिस किए जाते हैं या हमसे भूल हो जाती है शायद, इसलिए हम उनको यहाँ पर काउंट नहीं करते। जब तक अकाउंटेबिलिटी और तबसरे में वो सारे अदवार नहीं आएंगे, आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि किस दौर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आते हैं सूबाई गवर्नमेंट के अंदर, जब फेडरल गवर्नमेंट की ख़त्म हुई और जो अपना जो पैसा था वफाक का, NFC अवार्ड का, वो एक सूबा अभी भी चला रहा है मगर वो उसको ड्यू नहीं मिल रहा। मगर उसके बाद महदूद वसाइल के बाद जिस सूबे के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है वो आज सेहत की महंगी तरीन जो इलाज है, जो आम ठेले वाले जो जमहूर की बात करते हैं, आम क्लर्क, आम प्यून, अगर अल्लाह ना करे कि उसको दिल की तकलीफ हो और उसको 5 से 8 से 10 लाख रुपए खर्च करना पड़े, तो कराची समेत 10 ऐसे यूनिट हैं उस सूबाई हुकूमत के पास जो अपने अवाम का फ्री इलाज कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम का फ्री इलाज कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट का इलाज जो आप अपना इंडिया के लिए आप वीज़ा लेने के लिए परेशान होते थे वो गंबट में होता है, किडनी का होता है। और कराची के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हमारी होती है, अगर आप जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं स्कीम है, मुझे बात पूरी करने दें, मैं यहाँ आता हूं। अगर आप मुझे इजाजत देंगे कि जमहूर और जमहूरियत के चैंपियन के हवाले से तो मुझे तफसील में जाना पड़ेगा। अगर हम एक पॉइंट पे तबसरा करेंगे तो चलो, मैं नहीं जाता किसी और बात में। ये जो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, देखिए पूरी सिंध में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि लाड़काना से राइस कैनाल से लेके आप दरिया के कैनाल्स पे जितने भी लोग थे उनके घर
जो है वो मस्मार किए गए कराची के हवाले से। आपको याद होगा एक हमारे सूबाई वजीर सईद गनी साहब की ये स्टेटमेंट थी कि हम लोगों को इस तरह नहीं उठा सकते, चाहे मेरी वजारत चली जाए तो चली जाएगी। हुआ क्या? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट बज़िद है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे घर मस्मार किए जाएं। मैं अभी नाम तो नहीं सुन सका क्योंकि मैंने देर से ज्वाइन किया आपका प्रोग्राम, जो अभी भाई बात कर रहे थे, मगर वो जो जिम्मेदारान हैं और वो जो पार्टी वो कहती है कि सिंध में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और एहसास महरूमी के जो मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं, वो पार्टी 87 से इन लोकल बॉडी के ऊपर फुल फ्लेज पावरफुल के तौर पर थी और उन्हीं के इदारों के ये लोग थे जो एनओसी दे देते थे, लीज जाली हो जाती थी, लोगों ने घर सर आपकी बात को मैं बिल्कुल मनोन तस्लीम किए लेता हूं, लेकिन ये बात भी हजम करना एट द सेम टाइम लीज आजिज दामरा साहब, सर अगर आप मेरा ज़िमनी सवाल ले लीजिए, आपकी वजाहत तो मुझ तक पहुंच गई, लेकिन मेरा ज़िमनी सवाल आप तक पहुंचे। आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम बुराई MQM ने अपने तौर पर फैलाई और आपके वज़राए आला जो जमहूरियत के मुगन्नी थे, ये इनको पता ही नहीं था कि बारात कहाँ जा रही है, तो फिर ये वज़ीर आला कैसे हुए? मैं इस स्टूडियो में बैठा हूं, मेरी मर्जी के बगैर इस वक्त मेरे सेट पे कोई मामा किसी का भी आगे नहीं बैठ सकता। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, स्ट्रगलर हूं अभी तक। ये वज़ीर आला तो सुना है बहुत बड़ा चैंपियन होता है, उसको नहीं पता था वो पुलिस की आगे पीछे 10 गाड़ियां 15 गाड़ियां लेकर के जाता है। सर उसको नहीं पता कि MQM वाले क्या कर रहे थे? नूरुल आरफीन साहब वज़ीर आला पे आपके चार्जेस ठीक है, मैं आपसे मतलब वो इख्तिलाफ नहीं करता कि क्यों सवाल कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि मैं अगर चाहूं तो मेरे सेट पे कोई ऐसे नहीं कर सकता है। बोल एक चैनल है, दिन में कितने टॉक शोज होते होंगे? क्या नूरुल आरफीन सब टॉक शोज का हेड होता है और उसकी मर्जी के बगैर कोई? मैंने जो सवाल किया वो अंडरस्टूड था, जब मैं अपने सेट की बात कर रहा हूं तो मैंने बात खत्म कर दी। जवाब दे रहा हूं ना, पाकिस्तान में 3 टियर्स गवर्नमेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि फेडरल का काम प्रोविंस कर सकती है, प्रोविंस का काम लोकल बॉडी कर सकती है। यहां पर फेडरल गवर्नमेंट है, यहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, यहां पर लोकल बॉडी की गवर्नमेंट है। सिर्फ मलबा एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे जब और वजीर आला पे डाला जाएगा तो ये KMC किस लिए है, वो पावरफुल कैसे थी, वो काम किस तरह कर रहे थे, ये DMC क्या कर रही थी? क्या ये पाकिस्तान की आईनी हुकूमत नहीं है और उसके मातहत इदारे मौजूद नहीं है? सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। आजिज दामरा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। डिनाई करेंगे? राइट सर, गॉट योर पॉइंट। मैं आपकी तरफ आता हूं। बिलाल गफ्फार साहब, सर आजिज दामरा साहब ने जो तस्वीर का रुख हमारे सामने पेश किया है, क्या इसे ऐसे ही मनवन आप कबूल कर लेंगे? आप ये तस्लीम कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो इसका ठोस जवाब आपको देना होगा। सोच समझ के हामी भरिएगा कि वज़ीर आला जो तमाम लाव लश्कर के साथ हम पर नाजिल हो जाता है, कहीं से भी आजिज दामरा साहब इसके बारे में शायद यकीनन एक मुफस्सिल तकरीर फरमाना चाहेंगे जब उनका वक्त आएगा, लेकिन उस वज़ीर आला को, उस मासूम परिंदे को, उस पंछी को ये नहीं पता चलता कि MQM वाले कब कहाँ कौन सी ईंट कौन सा पत्थर भेज गए। उसको ये नहीं पता चलता कि MQM के काउंसिलर्स, MQM के मेयर्स, MQM के डिप्टी मेयर्स शहर में कब कहाँ क्या काम कर गए। जब सब कुछ हो जाता है तो वो खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देता है सानू की। सर ये मान लिया जाएगा? सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। आजिज दामरा साहब, आई लव यू। बात कर रहे हैं, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बिलाल अहमद गफ्फार साहब से बात कर रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। देखिए आजिज साहब, देखिए आरफीन लव यू टू, मगर मैं कह रहा हूँ मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर बिलाल अहमद गफ्फार आजिज साहब है ना, बड़े सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मैं इनको एक बता दूं थोड़ा इनकी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि जो लोकल बॉडीज एक्ट जो सिंध में जो लास्ट है, उसमें जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सिंध में जो कचरा उठाता है, उसके चेयरमैन भी हमारे वजीर आला हैं। वाटर बोर्ड जो पहले KMC के पास होता था, मेयर के पास होता था, वो वजीर बल्दियात के पास है। आपका सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आपके वजीर बल्दियात के पास है। अच्छा, अब हम बड़ा सुनते थे, अब हमें, मैं तो चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब हमें पता चला। हमने तो वो बड़ा सुना था नासिर वो मंजूर काका सिस्टम, अब हमें पता चला कि जो सिंध का बजट बनाता है वो यूनुस मेमन बनाता है। कौन है यूनुस मेमन, ये तो मुझे आप जरा बताएं। और ये जो आप पता चला कि जो सिंध का बजट है, सारा डेवलपमेंट बजट है, वो फेक अकाउंट, फालूदे वाले अकाउंट फिर जरदारी सिस्टम में जाता है। तकरीबन 13 साल में 2500 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट के लिए बजट बुक्स में के खर्च हो गए। आप चले पूरे सिंध में, कहीं आपको नजर आता है कि 2500 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट के लिए खर्च हुए? फिर ये कहते हैं हमारे पास अख्तियारात नहीं है। कबूल करता हूं आपका। सिंध में अभी मैं आपको बताता हूं
कि जो सिंध में, जो आपका कराची में जो 6 अजला हैं वहां पे कचरा भी नहीं उठा सकते और इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के पास है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कराची से कचरा उठाने के लिए। और मैं आप वो कॉन्ट्रैक्ट देखें, डॉलर टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं कचरा उठाने के लिए। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि लेबर आपकी लोकल यूज हो रही है और आप जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं डॉलर में। तो जो हम कहते हैं ना कि हर जगह करप्शन की कहानी, तो वो ये आपको ये सिंध की किताबें, राइट सर, आप जवाब भी ले लेते हैं आजिज हमरा का। सर जवाब दीजिए, फिर ब्रेक पे जाऊं। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो बात की, ये आप कब की बात कर रहे हैं? पहले तो आप इंक्रोचमेंट की बात कर दी, मैंने 87 से जिस पार्टी का नाम लिया, तो अभी आप आ गए हैं जब 5, 6, 7 साल की बात कर रहे हैं ना, 5 साल की बात, और वो भी डीएमसी की रिकमेंडेशन पे, डीएमसी की रिकमेंडेशन पे। मैं आपका एक चैलेंज कबूल करता हूं। अभी मेरे भाई में टीवी नहीं है, मैं नाम भूल रहा हूं, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं और मैं डिसएग्री करता हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से भी और आपसे भी कि आप सिंध चलें और नूरुल आरफीन साहब रेफरी के तौर पर इनकी कैमरा चलेगी कि डेवलपमेंट साइड पे अगर सिंध सबसे आगे नहीं हुआ, हेल्थ सेक्टर में अगर सिंध सबसे आगे नहीं हुआ, एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां अगर सिंध ने नहीं बनाई, तो ये पैसा भाईजान कहां से आया? अगर सारा चोरी हो गया तो ये डेवलपमेंट कहां से हो रही है? कराची की सड़कें, अंडरपासेस, कराची के इदारे, 7 हमारे पास कैडेट कॉलेज हैं, जिसमें से पाकिस्तान का वाहिद खवातीन का कैडेट कॉलेज नवाब शाह के अंदर है, एक हैदराबाद कराची में बन रहा है। मैं आपके चैलेंज को कबूल कर रहा हूं इस प्रोग्राम में। मेहरबानी करके डेट अनाउंस करें, मेरे साथ चले और सिंध की डेवलपमेंट को देखें और बाकी सूबों को कंपेयर करें। साहब, मैं आपसे मेरी गुजारिश आपसे, डीएमसी ने कहा, और नूरुल आरफीन साहब आपने जिस चीफ मिनिस्टर के लिए कहा है, मैं इस पे नाराज नहीं हूं, मैं सियासी कारकुन हूं, तनकीद होनी चाहिए, मुझ पे भी, मेरी पार्टी पे भी होगी, मगर क्या ये सिर्फ सिंध का सारा जो मलबा है एक चीफ मिनिस्टर पे है? बाकी चीफ मिनिस्टर के दौरों में ये इंक्रोचमेंट नहीं हुई है। ये इंक्रोचमेंट 2004 की गई है, उसमें पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं है। ठीक है, अच्छा इजाज दामरा साहब, कहीं भी नहीं है। आपने चैलेंज अखबार में ये कोट किया गया है। इजाज दामरा साहब, आपने चैलेंज किया है, मैं आपको दावत देता हूं कि मेरे हल्के के बराबर में PS 104 सीनियर वजीर सईद गनी साहब का हल्का है। आपने पूरे सूबे को चैलेंज किया है। पूरे सूबे में आप एक हॉस्पिटल किसी सूबे की बताएं और पाकिस्तान की जिसमें दिल का फ्री इलाज होता है। मैं आपको सभी जवाब देता हूं। आप सईद गनी साहब का हल्का PS 104 में मेरे साथ चलें, वहां ना कचरा है, वहां मुंशियात है, चाहे आजम बस्ती ले लें, अख्तर कॉलोनी ले लें, अरे भाई कचरा अभी की बात है क्या? कराची कचरा ज्यादा हो गया है। अच्छा, और आप कीजिएगा, मुझे कॉल दे दी गई है आजिज हमरा, बिलाल अहमद गफ्फार साहब। नाज़रीन, एक कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुंचे हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब। सर मुझे ये बताइए कि आखिरी उम्मीद लोगों की अदलिया होती है। अगर किसी को जमहूरियत में किसी भी पार्टी से, किसी भी शख्स से कोई इख्तिलाफ हो, तो आखिरी जो है वो लोगों की उम्मीद की किरण वो सुप्रीम कोर्ट होती है या हमारी अदलिया। सर यहाँ पर मामला जो है वो ज़रा थोड़ा सा आगे पीछे है। यानी मिसाल के तौर पे अदलिया की जानिब से जो ऑर्डर्स आए हैं हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तजावुज़ात के ख़ात्मे के बारे से भी बात कर रहे हैं, लेकिन सर बात यह है कि जो फ़ैसला आना था वो तो आ चुका और जो अब उस पर अमल दरामद का सिलसिला वो चल निकला है वो भी चलेगा। एट द सेम टाइम क्या अब इस फ़ैसले की मज़ीद तौसी नहीं होनी चाहिए? जिन जगहों की मैं बात कर रहा हूँ वो जो मुक़द्दस बड़े बड़े जिसको कहते हैं कि माबद जो हैं, जिनकी तरफ कोई आंख उठा करके भी नहीं देखता, आप शारा फैसल पे चलना शुरू करें तो भी आपको ऐसे बहुत सारी जगह नज़र आएंगी, आप गुलशन की तरफ जाएंगे तो भी आपको ऐसी बहुत सारी जगह नज़र आएंगी जिस पर मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट के खुद अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं कि ये शादी हॉल यहाँ क्या कर रहे हैं, ये सिनेमा यहाँ क्या कर रहा है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल है आप तक मैसेज पहुँच गया होगा। सर कुछ फरमाइएगा। सर मैं तो इससे आगे चला जाता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि जो बैरिया टाउन को फ़ाइन लगाया 479 बिलियन का और उन्हें कहा कि आप 7 साल में दे दें, वो भी तो इंक्रोचमेंट थी, वो तो डिमोलिश नहीं हुई।
और बिलाल भाई मेरे साथ बैठे हैं, माज़रत के साथ बात कर रहा हूँ कि जब पता लगा कि इमरान खान साहब का जो बनी गाला का घर है वो उस वक्त इजाज़त ही नहीं थी उसको कंस्ट्रक्शन की, उन्होंने किया, वो भी इंक्रोचमेंट थी, लेकिन अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इसको डिमोलिश करना बहुत ग्रेट एक्सटेंट पे जाना हो जाएगा, इस वजह से इसको फ़ाइन लगा दें और रेगुलराइज कर दें। तो देखें ना, अगर ताकतवर आदमी जो है इस मुल्क के अंदर वो इंक्रोचमेंट करके भी अपना छत बचा सकता है, और एक गरीब आदमी जिसको पुलिस की लाठी पड़ती है तो वो बेचारा आगे पीछे नहीं जा सकता, उसकी आप छत गिरा देते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो हुई है। इसी के साथ सर मैं एक और बात कहूँ कि जितने भी तमाम सीनियर कानूनदान हैं और ज़्यादातर वकला की राय यही है कि आर्टिकल 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन सू मोटो की है, इसको हर रन ऑफ द मिल केस में एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। ये एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, जब तक आप चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे, जब तक नीचे की अदालतें काम नहीं करेंगी और एक बंदा बेल लेने के लिए 6-6 साल वो जेल में सरता रहेगा और बाद में पता लगेगा इसने तो जुर्म ही नहीं किया। जब हाई कोर्ट्स फैसले नहीं करेंगे, पेंडेंसी दोबारा डबल होने के करीब है, 40,000 क्रॉस कर गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके फैसले नहीं होंगे तो ये पिक एंड चूज वाले फैसले फिर ये मकबूल नहीं होंगे। हमने इंस्टीट्यूशन को ठीक करना है। आला अदलिया का जो काम है, बल्कि अदालत उज़्मा का जो काम है वो ये है कि इंस्टीट्यूशन को अपने ठीक करें। उन्होंने पूरे पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी के तौर पे उन्होंने पूरी पॉलिसी देनी है तमाम अदालतों को। तो ये हमें देखना तो पड़ेगा ना कि अगर इंक्रोचमेंट है तो देखें आरफीन भाई, मैं हूँ, आप हैं, बिलाल भाई है, वजीर आजम है, चीफ मिनिस्टर है, जो भी है, अगर इंक्रोचमेंट है एक का डिमोलिश होगा तो सारों को होगा, और अगर इंक्रोचमेंट नहीं है, एक का नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि एक ऑर्डर में, मैं सिर्फ 10 सेकेंड्स में कि एक के अंदर तो ऑर्डर आ जाता है कि आज ही जाके 2 दिन के अंदर डिमोलिश करके रिपोर्ट जमा करा दें, और एक जो है वो पिछले 7 साल से खराब है और उसको कुछ नहीं होता। ये डिस्क्रिमिनेशन मैं समझता हूँ कि फिर जो एक रिप्यूट जुडिशल इंस्टीट्यूशन की होती है उसको भी इफेक्ट करता है। एक जो आपकी बस मैं आखिरी बात का जवाब दे दूं कि कल को इसकी तौसीक या इसका रिव्यू जो है वो इसी सूरत हो सकता है कि एक और कोई लार्जर बेंच इससे आए और उन जजेस का सुप्रीम कोर्ट के ये ओपिनियन हो कि ये पहले वाला फैसला गलत हुआ था, हम कानून को अब ठीक कर देते हैं, लेकिन कहीं उसमें बहुत देर ना हो जाए। राइट। आजिज़ धामरा साहब, सर वो आपका जो पसंदीदा चैनल है जिससे आप लोगों का जो सिलसिला है वो कभी चलता है कभी रुकता है, आप मुझे सुन पा रहे हैं आजिज़ धामरा साहब? ये फुल टॉस? जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, नहीं वो मुझे लगा आप वो पबजी खेल रहे हैं इसलिए मैं रुक गया था। अच्छा सर, वो ये मुझे बताइएगा, ये आपका एक पसंदीदा चैनल है, हर दूसरे दिन सिंध हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से कुछ ना कुछ नादिर व नायाब वीडियोस, कोई नादिर व नायाब रिपोर्ट्स निकाल के ले आता है। एक और सहाफ़ी है, उसने तो बाकायदा ये रिपोर्ट तक चलाई, मुझे नहीं पता किस हद तक सही है या गलत है, कि बिलावल हाउस 45 या 35 बंगलों को जो है वो घेर करके और वो बनाया गया, उसमें एक्सटेंशन हुई, उसके ऊपर केसेस हैं, उसके ऊपर फलाना ढिमकाना है। फिर कुछ भैंसों की बात भी हुई जो बाकायदा वहाँ बैठी हुई दूध दे रही हैं। अब भैंसों का दूध देना कोई काबिल ताज़ीर जुर्म तो है नहीं, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन मेरा सवाल, मेरा ख्याल है आप समझ चुके हैं। देखिए नूरुल आरफीन साहब, मैं अभी मोबाइल में पबजी नहीं खेल रहा था, मैंने आपके कोऑर्डिनेटर को एक वीडियो भेजी है और मैं चाहूँगा कि इन सारे सवालों के साथ साथ, क्योंकि गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के हैं, तनकीद बिल्कुल होना चाहिए। अभी मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। काश के इस प्रोग्राम में ये जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ, एक बच्चा है जो KPK का है, जिसको इस्लामाबाद से लेके पूरे मुल्क में कहीं इलाज नहीं हुआ और फ्री में वो इलाज गंबट में करवा रहा है और अपने जो व्यूज़ दे रहा है। खुदारा इन चीज़ों को भी अगर आप चलाएं तो आपको पता पड़ेगा कि ये कहते हैं ना कि ये सारा बजट जो है वो सिंध का पता नहीं कहाँ चला गया। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में PTI के गवर्नमेंट में या इससे पहले जो भी हुकूमतें आई हैं, इस्लामाबाद से लेके किसी भी सूबे के अंदर कोई NICVDSE हॉस्पिटल जिसमें फ्री इलाज हुआ हो, कोई SIUT जिसको सिंध गवर्नमेंट फ्री इलाज के लिए पैसे दे रही हो, कोई गंबट जैसा इंस्टीट्यूट जिसमें ट्रांसप्लांट जैसा इलाज फ्री किया हो, कराची में बच्चों का जो हॉस्पिटल है उसमें सिंध गवर्नमेंट पैसा दे और फ्री इलाज हो, कैंसर वार्ड जो जना में है उसमें कोई फ्री इलाज होता हुआ हो, ये सारे इलाज कैसे होते हैं? भाईजान ऐसे नहीं होते जिस तरह आप पेश करते हैं। और इस बात पे कॉन्टेस्ट नहीं है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल हवाले से जो बात की आपने बिलावल हाउस में, जो आपने बात की बिलावल हाउस की, जहां तक आपने बात की, देखिए अगर मेरा घर भी इंक्रोचमेंट करके बनाया गया है तो फौरी तौर पर चीफ जस्टिस साहब को मेरे घर के लिए भी आर्डर देना चाहिए कि उसको हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए। जहां तक बिलावल साहब की हाउस की बात है, तो
तो एक चला जाए, कोई पिटिशन दाखिल कर दे, अदालतें वैसे ही एक्टिव हैं सिंध के हवाले से। और आपको तो ये मालूम है कि सिंध में पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 साल से वो लोग जो अपना इम्तिहान दे के पास होते हैं उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी गई। 89 में जो FIA में अफसरान थे उनकी नौकरियां ख़त्म की गई, जो रिटायरमेंट के करीब आज पहुँचे हैं। तो ये सारे मामला अपनी जगह अदालत के लिए एहतराम है, मगर हम फैसलों पे बात कर सकते हैं। अभी जो बैरिस्टर साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की कि आप फाइन लगा दें और उनको रेगुलराइज कर दें। एक बड़े घर को आप छोड़ दें और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर के घर को आप छोड़ दें, उसी शहर इस्लामाबाद में गरीबों की बस्तियों को बिल्डोज कर दें, तो सवाल तो अपनी जगह पे बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। जी बिलाल गफ्फार साहब। सर अच्छा, ये इन्होंने काफ़ी बातें बता दी। मैं क्विकली आपको 2-3 चीज़ों का रिस्पॉन्ड कर दूं कि ये इन्होंने NICVD और दूसरे हॉस्पिटल्स का, सर लेकिन उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है और वो बात कर रहे हैं, ये बैरिस्टर साहब ने बनी गाला की रेगुलराइजेशन, मैं उस पर भी आता हूँ। इनको मैं बता दूं कि ये सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहे हैं। और मैं आपके जो जितने NICVD जिना हॉस्पिटल्स के इन्होंने जो बताया कि सिंध हुकूमत उसको तो चला रही है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, आज KP के में जहाँ साहब जब मैं आप बात कर रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला। आज KP के में तमाम 100% पॉपुलेशन 10 लाख के फ्री इलाज के की रजिस्ट्रेशन है। जहां पे अमीरों का इलाज होता है वहां एक आम आदमी उसी हॉस्पिटल में जाके सेहत कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करा सकता है। आज आप देख लें कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि कराची का शुमार 10 बदतरीन शहरों में होता है और कराची को करार दिया है कि कराची लिविंग स्टैंडर्ड्स के काबिल नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और अब देखें, मैं समझता हूं कि जो पूरे सिंध का आपके दोस्तों के बारे में उन्होंने बोला है, जो आपसे इत्तेहादी हैं, पूरे सूबा सिंध का जो एक वाहिद हल ये है कि लोकल बॉडीज को एम्पावर करें, आर्टिकल 140A की इंप्लीमेंटेशन हो। पंजाब में तो करें लोकल बॉडीज। अरे भाई पंजाब में तो करें, पावर जो छीने आपने। हौसला रखें, लोकल बॉडीज को एम्पावर करें। 14 साल हो गए इन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं किया। सईद गनी उस वक्त के जो लोकल बॉडी मिनिस्टर थे उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में कमिटमेंट की थी। मेरी करारदाद यूनानिमसली अप्रूव हुई थी, जिसमें पीपल्स पार्टी ने भी उसको सपोर्ट किया था कि हम प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करने लगेंगे। 14 साल से कोई एक मीटिंग तो आप पैसे दे ही नहीं रहे। पंजाब आपने तो पैसे ही बंद कर दिए। मैं उसका NFC के पैसे ही बंद है भाई। यार आपको पता ही नहीं है। अरे भाई वो तो बनना था, NFC के पैसों को भरना। आपने तो डाका डाला हुआ है। आपको आप तो डाकू बन के बैठे हुए। अच्छा ये बताएं आपको, आप तो NFC के पैसों पर डाकू बन के बैठे हुए हैं। 4 साल वो प्रोविंशियल कैसे बनेगा? जो आपके पैसे आने थे वो तो बंद है, वो तो आप दे ही नहीं रहे ना। तो आप डाकू बन के बैठे हुए। ज्यादा NFC में आप तो डाकू बन के बैठे हुए उन पैसों और पे। आपको यही नहीं पता कि NHA में कितनी स्कीमें दी है सिंध को आपने? एक फॉर्मूला होता है कितनी स्कीमें दी है इलेक्शन पे डाकू सारे बैठे हुए। आप वफाक में माफिया बैठे हुए। आप सिंध के आप पैसे ही नहीं दे रहे। सिंध के पैसे ही नहीं दे रहे। आप हड़प करके कहा गए सारे पैसे, सारे सिंध के पैसे वफाक खा गया। डाकू बन के बैठे हुए आप फेडरल गवर्नमेंट वाले। यार क्या बात करते हैं चीफ मिनिस्टर? आप कराची के पैसे दो, इमरान खान आप सिंध के पैसे दो, आप खुद खर्चा करो, आप खुद खर्चा करो, आके खुद खर्चा करो। आप टाइम आउट, टाइम आउट। बिलाल गफ्फार साहब, आजिज जामरा साहब, सर टाइम आउट तब खत्म हो गया है। आजिज जामरा साहब, बिलाल अहमद गफ्फार साहब और बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तीनों मुअज़्ज़िज़ीन का इंतहाई मशकूर हूँ कि अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत उन्होंने गवारा की। नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह बशर्ते फ़ुर्सत बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान-अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।